एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एसकेज नर्सिंग एकेडमी की लाइव क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कई दिनों से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और वो अपना सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है और जो उस फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनके इम्बैलेंस होने के कारण जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं उनको वन बाई वन करके आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ने से पहले नॉर्मल जो फ्लूइड बैलेंस होता है अपनी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैसे फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। देन उसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? तो अपनी बॉडी का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो होता है फ्लूइड। मीन्स अबाउट 70% ऑफ बॉडी वेट इज फ्लूइड। ये बात कर रहा हूं मैं अडल्ट की। जो अडल्ट है, हेल्थी इंडिविजुअल है, उसके अंदर बॉडी वेट का 70% क्या होता है? फ्लूइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेल्थी इंडिविजुअल है जिसका वेट है 60 kg, तो 60 का 70% मीन्स उसकी बॉडी के अंदर 42 लीटर क्या होता है? फ्लूइड होता है। 42 लीटर फ्लूइड होता है नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर। देन जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्लूइड कम हो जाता है। ओल्डर पीपल्स के अंदर बॉडी वेट का 55% क्या होता है? फ्लूइड होता है। 55% फ्लूइड होता है। देन जो इन्फेंट्स होते हैं, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर बॉडी वेट का 80% फ्लूइड होता है। 80% क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये याद रखना। अडल्ट्स के अंदर जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल अडल्ट्स है उसके अंदर बॉडी वेट का 70% फ्लूइड होता है। देन ओल्डर पीपल्स के अंदर 55% होता है और इन्फेंट्स के अंदर 80% होता है। तो इन दोनों के अंदर, ओल्डर पीपल्स के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर, एक के अंदर कम होता है, एक के अंदर नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो इनके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की ज्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि ओल्डर वाले के पास ऑलरेडी फ्लूइड कम है। तो थोड़ा सा अगर और कम हो गया तो साइन एंड सिम्टम्स होने लग जाएंगे। उसी तरह इन्फेंट्स को फ्लूइड की ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसके अंदर भी कम होगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी और सिम्टम्स शो होने लगेंगे। तो ये क्या होते हैं? मोर प्रोन टू डेवलप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो ओल्डर पीपल्स होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा रिस्क रहती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप होने की। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है? मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो ओल्डर पीपल्स होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं उनका क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए अपने को, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेवलप तो नहीं हो गया उनके अंदर। तो ये जनरल क्राइटेरिया होता है, अपने को दिमाग में रखना होता है कि नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर 70%, ओल्डर पीपल्स के अंदर 55% एंड इन्फेंट्स के अंदर बॉडी वेट का 80% क्या होता है? फ्लूइड होता है। देन इसके बाद बात करता हूं कि ये फ्लूइड प्रेजेंट कैसे रहता है बॉडी के अंदर, कौन सी वो जगह होती है जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं, सारी सेल्स होती है, उन सेल्स के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उन सेल्स से बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उस फ्लूइड को अपन दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। मीन्स में हेडिंग लगाता हूं कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको अपन दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। बॉडी फ्लूइड को दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक होता है इंट्रासेल्यूलर, और
दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको अपन दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मीन्स, नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा सेल्यूलर मीन्स फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, फ्लूइड इनसाइड द सेल्स। और इसी को अपन बोलते हैं साइटोसोल के नाम से, याद रखना, ऑल्सो नोन एज साइटोसोल। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है उसको अपन कहते हैं साइटोसोल, या सेल्स के अंदर जो साइटोसोल होता है वही होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और नॉर्मल जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का 2/3 क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, 2/3 इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। इट मीन्स, मैंने बताया था कि हेल्थी इंडिविजुअल जिसका वेट 60 kg है उसके अंदर 42 लीटर्स क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस 42 लीटर में से 28 लीटर क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। 28 लीटर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है लगभग हेल्थी इंडिविजुअल जिसका वेट 60 kg के आसपास है उसके अंदर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू आपको शो कर सकता हूं। जैसे ये अपनी बॉडी की क्या है, नॉर्मल सेल्स है, ये अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स है। इधर ये ब्लड वेसल्स भी है जो सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। तो इन सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वही फ्लूइड क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। इन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, या जिसको अपन साइटोसोल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अपने सेकंड कंपार्टमेंट की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर हो गया, इंट्रासेल्युलर के बाद एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको छोड़ के बाकी जो भी फ्लूइड होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। मीन सेल्स के बाहर जितने भी फ्लूइड होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को अपन 3 सब कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मींस, अभी मैंने बताया सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को अपन बोलते हैं टिश्यू स्पेस, टिश्यू स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, इस स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसी फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मैं कह सकता हूं फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल सेल के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, अदरवाइज टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड काम क्या करता है, तो जैसे एक सेल है, एक सेल से किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी सेल में, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो इसके अंदर कोई आयन है, मान लो सेल के अंदर पोटेशियम है, इस पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये पहले क्या होगा, सब्सटेंस आएगा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर जाएगा सेल में, फिर मान लो नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर करना है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल में। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, मींस सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, देन इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा। तो किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है ये अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड
माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, प्रोटीन एंड अदर मोलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देन सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड टाइप होता है इस फ्लूइड का इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रावास्कुलर मींस इनसाइड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर अपने फ्लूइड होता है उसी फ्लूइड को कहा जाता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, मींस फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल, फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड हो गया अपना या प्लाज्मा हो गया, तो ये क्या होता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है। देन जो थर्ड टाइप होता है फ्लूइड का वो होता है ट्रांस सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का टाइप होता है ट्रांस सेल्यूलर। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी अपन ने पढ़ा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। एक नंबर पढ़ा था अपन ने ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो टोटल फ्लूइड होता है, टोटल फ्लूइड का 22% क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। मींस लगभग हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर 10.5 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। देन जो अभी पढ़ रहे हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वो होता है लगभग 6%, यानी कि 4 लीटर के आसपास इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है। देन अपने थर्ड टाइप पे आते हैं जो अपन पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा सेल्यूलर का थर्ड टाइप ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड मींस हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर यूजुअली लार्ज अमाउंट के अंदर तो फ्लूइड कलेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़े अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी आइज के अंदर अपने प्रेजेंट रहता है एक्वेस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। सुना होगा आप लोगों ने एक्वेस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, तो ये क्या होता है आइज के अंदर फ्लूइड होता है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। उसी तरह अपने सीएनएस के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अपने जॉइंट के अंदर भी होता है जिसको अपन जानते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसी तरह अपनी प्लूरल कैविटी के अंदर जो ज्यादा हो जाए अपन प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं, या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो ये लार्ज अमाउंट में नहीं होते, थोड़े से अमाउंट के अंदर इन जगह पे फ्लूइड पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। तो इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो दो कंपार्टमेंट के अंदर होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर के 3 टाइप होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। देन यूजुअली क्या होता है, ये फ्लूइड आपस में दोनों कंपार्टमेंट के बीच में शिफ्ट होता रहता है, मींस एक्सचेंज होता रहता है। इंट्रासेल्युलर वाला फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाला इंट्रासेल्यूलर में। तो इस तरह से इस फ्लूइड की शिफ्टिंग चलती रहती है, जैसे जरूरत होती है, मेंटेन करना होता है, उस हिसाब से एक्सचेंज होता रहता है। तो मैं कह सकता हूं
between both compartment, शिफ्ट बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में शिफ्ट होता रहता है। और क्या करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करता है, बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने का काम करता है। दोनों जो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट है, तो इन दोनों कंपार्टमेंट का फ्लूइड आपस में शिफ्ट होता रहेगा, इधर वाला उसमें जाता रहेगा, उधर वाला इसमें, और आपस में बैलेंस बनाने का, होम्योस्टेसिस बनाने का काम करेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये तो हो गया नॉर्मल फ्लूइड, फ्लूइड के लेवल, कंपार्टमेंट, सबके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फ्लूइड के अंदर घुले हुए रहते हैं। अपन जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं उस फ्लूइड के अंदर कुछ घुले हुए केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर घुले हुए रहते हैं केमिकल सब्सटेंस। देन चार्ज्ड होते हैं, इन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, धनायन या ऋणायन होते हैं, तो चार्ज्ड होते हैं। तो इन चार्ज के आधार पर अपन इनको दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज्ड और दूसरे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले। अब पॉजिटिव चार्ज वालों को कहा जाता है केटायन और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको कहा जाता है एनायन। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन एंड नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। तो अपनी बॉडी के फ्लूइड के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो घुले हुए रहते हैं और उनपे कुछ चार्ज होता है, इन्हीं सब्सटेंस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिनको अपन बोलते हैं केटायन, और कुछ पर नेगेटिव चार्ज होता है जिनको अपन बोलते हैं एनायन। तो सबसे पहले केटायन की बात करूं तो केटायन के अंदर मोस्टली होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो ये मोस्टली अपनी सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देन एनायन की मैं बात करूं तो क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, तो ये कुछ एनायन होते हैं जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली इतने टाइप के होते हैं, बाकी और भी कई होते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर होते हैं वो यही होते हैं। इनमें से भी कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले अपन केटायन की बात करें, और केटायन में सबसे पहले बात करता हूं मैं सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है? मोस्ट अबंडेड एक्स्ट्रा सेल्यूलर केटायन। मीन्स जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केटायन होता है सोडियम। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केटायन होता है सोडियम। देन सेकंड वन पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होता है? मोस्ट अबंडेड इंट्रासेल्यूलर केटायन। याद रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा केटायन पाया जाता है सोडियम, एंड जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा केटायन पाया जाता है पोटेशियम। तो ये दो होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर सोडियम एंड इंट्रासेल्यूलर के अंदर पोटेशियम। इधर मैं बात करूं तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनायन होता है क्लोराइड। मोस्ट अबंडेड इंट्रासेल्यूलर
एनायन। कौन होता है? क्लोराइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर एनायन तो सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, और सॉरी कैटायन तो होता है पोटेशियम एंड एनायन होता है क्लोराइड। ऐसे याद रखना KCl ये घुला हुआ रहता है सेल्स के अंदर। KCl कहां पे होता है? KCl होता है सेल्स में। मींस सबसे ज्यादा कैटायन होता है पोटेशियम और सबसे ज्यादा एनायन होता है क्लोराइड सेल के अंदर। KCl ये प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। तो इस तरह से ये अपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट हो गए। बाकी डिटेल से अपन जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे इनको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो यूजुअली बॉडी फ्लूइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है या सिंपल से वर्ड है, उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं वो 3 वर्ड बताता हूं। अगर आप उन तीनों वर्ड को समझ गए अच्छे से तो फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन को भी समझ जाओगे। तो 3 वर्ड इस प्रकार है। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सॉल्यूशन। सोल्यूट, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मैं बताता हूं कि अपनी बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। तो वो फ्लूइड क्या होगा? सॉल्यूशन। उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें हैं? मान लो उस फ्लूइड के अंदर सोडियम है और क्लोराइड है, NaCl है, और साथ में है वाटर या H2O। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि NaCl को मैंने वाटर में घोला और क्या बन गया? मेरा फ्लूइड बन गया। बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर मैंने NaCl को घोला, सोडियम है, क्लोराइड है, मान लो पोटेशियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है। इन सब चीजों को मैंने वाटर के अंदर घोला बॉडी के अंदर और मेरा बॉडी का फ्लूइड बन गया। तो इस तरह से ये 3 चीजें हो गई। यहाँ पे सोल्यूट हो गया, सोलवेंट हो गया और सॉल्यूशन हो गया। सोल्यूट मीन्स वो चीजें, जो चीजें घुल रही है उनको अपन बोलते हैं सोल्यूट। हिंदी में बोलते हैं विले, मीन्स घुलने वाली, जो चीज घुलेगी। देन सोलवेंट मीन्स जो घोल रहा है, विलायक, जिसके अंदर घुलेगी ये चीजें, वाटर। मोस्टली सोलवेंट क्या होता है? वाटर होता है, तो सोलवेंट। देन घुलने के बाद क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। फ्लूइड बन रहा है अपना, विलियन बन रहा है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। 3 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। जो चीज डिजोल्व हो रही है वो सोल्यूट होती है, डिजोल्व करने वाली सोलवेंट होती है। देन डिजोल्व होने के बाद जो चीज तैयार होती है वो अपना सॉल्यूशन होता है। तो अपनी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? अपनी बॉडी के अंदर जो अपन फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो फ्लूइड होता है सॉल्यूशन के रूप में। वो फ्लूइड क्या होता है? सॉल्यूशन के रूप में। उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी होता है और दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं। तो कई बार सिर्फ पूरे सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई बार सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कई बार सिर्फ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के पीछे 3 मैकेनिज्म होती है, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली जो मैकेनिज्म होती है वो होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में याद रखना, डिफ्यूजन में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा सोल्यूट का। किसका? सोल्यूट का। मींस मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस सेल के अंदर पोटेशियम है, वाटर भी है। तो डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मींस इस पोटेशियम का होगा, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हो सकता है या वन सेल टू अनदर सेल हो सकता है।
लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होगा सिर्फ सोल्यूट का, ना कि सोलवेंट का। तो डिफ्यूजन की मैं डेफिनेशन दे सकता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट कैसे होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और किसके थ्रू होगा, तो थ्रू ए परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए परमेबल मेम्ब्रेन। और अपनी बॉडी के अंदर परमेबल मेम्ब्रेन मींस जो अपनी सेल वॉल होती है सेल की, वही क्या होती है, परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेल वॉल इज वर्किंग एज ए परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ सब्सटेंस को पार होने देती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो सेल वॉल के थ्रू सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो इसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, प्रोटीन, गैस एंड अदर मोलिक्यूल। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, सोल्यूट है, सोलवेंट के अंदर घुलती है, तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है अपने डिफ्यूजन के थ्रू। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिफ्यूजन के बाद जो सेकंड मैकेनिज्म होती है वो होती है ओस्मोसिस। क्या होती है, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट, जो चीज घोलने का काम कर रही है, और मोस्टली अपनी बॉडी के अंदर सॉल्वेंट होता है वाटर, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ओस्मोसिस। तो इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का ट्रांसपोर्टेशन या मोस्टली वाटर का, फ्रॉम, इसका उल्टा होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोलवेंट। और इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ऑस्मोसिस। तो सेल्स के अंदर जो H2 है, H2O है, O है, वाटर है, उस वाटर को बाहर जाने के लिए कौन सी मैकेनिज्म काम आती है, ऑस्मोसिस। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ये वाटर बाहर जा रहा है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर बाहर जा रहा है। तो इस वाटर को बाहर जाने से रोकने के लिए, ऑस्मोसिस होने से रोकने के लिए इस सेल के अंदर एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेशर की। और उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूं यहां से, क्या होता है, मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर रिक्वायर्ड टू, जरूरत रहती है इस प्रेशर की, टू प्रिवेंट osmosis of a solvent from the cell, सेल से किसी सब्सटेंस की या सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस होने को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया होगा। सेल से किसी सॉल्वेंट को बाहर जाने से रोकने के लिए या ऑस्मोसिस होने से रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए होता है उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो इस तरह से फ्रेंड ये दो मैकेनिज्म होती है जो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में रेस्पॉन्सिबल होती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसके अलावा तीसरी मैकेनिज्म होती है इनफिल्ट्रेशन। कौन सी? थर्ड मैकेनिज्म होती है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में अब आ जाएगा अपना सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर सारे आएंगे, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सबका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट भी है इसके अंदर, सॉल्यूट भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नया वर्ड आया यहाँ पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अगर किसी सेल से पूरा सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और किसके थ्रू? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू, तो ऐसी मैकेनिज्म कहलाती है इनफिल्ट्रेशन। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है थोड़ा बता देता हूं कि मान लो इस सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो गया है। क्या हो गया? बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा? जितना फ्लूइड कलेक्ट होगा इतना ही इस सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा। क्या होगा? प्रेशर लगेगा। जितना फ्लूइड कलेक्ट होगा उतना ही इस सेल वॉल पर प्रेशर लगेगा और इस प्रेशर के कारण फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इस सेल से बाहर। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मींस प्रेशर बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितना वजन होगा उतना ही प्रेशर लगेगा और इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो कोई सब्सटेंस पूरा का पूरा सॉल्यूशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसी मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ऐसा होता है कैपिलरीज एंड के अंदर, जैसे ये आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद कैपिलरी, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कैपिलरी एंड पे, कैपिलरी के एर्टिरियल एंड पर, तो वो कैसे होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मैकेनिज्म हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इनफिल्ट्रेशन। अब कुछ अबनॉर्मल मैकेनिज्म होती है उनकी बात करता हूं। दो टर्म अपन यूज करते हैं आगे, वैसे तो डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है थर्ड स्पेस शिफ्टिंग। थर्ड स्पेस शिफ्टिंग। थर्ड स्पेस शिफ्टिंग का मतलब होता है, जब मैंने फ्लूइड के कंपार्टमेंट पढ़ाए थे तो एक पढ़ाया था ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड मींस बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड रहता है, लेकिन वहां पर अगर अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए, अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थर्ड स्पेस शिफ्टिंग। और यूजुअली अपन इसको मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉडी का फ्लूइड शिफ्ट हुआ है, कोई बाहर से फ्लूइड का एक्सेस इनटेक के कारण एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, बॉडी का फ्लूइड शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर वेट लॉस, वेट गेन नहीं होता। ये यूजुअली अबनॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी के कारण होता है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, ये सारा क्या है? थर्ड स्पेस शिफ्टिंग होता है। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग। इसके अलावा एक वर्ड और यूज करते हैं अपन, एडिमा। एडिमा का मतलब होता है अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ fluid in interstitial space। सेल
सेल्स के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उस स्पेस में अगर नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एडिमा। अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस क्यों होता है? क्योंकि सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ osmotic pressure and hydrostatic pressure, osmotic pressure and hydrostatic pressure फेल हो जाने के कारण इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना कहलाता है एडिमा। अब ये एडिमा दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल एडिमा या लोकलाइज्ड एडिमा, एक होता है जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा, सबसे पहले बात करता हूं लोकलाइज्ड एडिमा की। तो लोकलाइज्ड एडिमा का मतलब होता है लोकल स्पेस में, मीन्स जहां पे जैसे हाथ के अंदर हो गया, लेग के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट के अंदर लोकलाइज्ड लोकल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्ट होना लोकलाइज्ड एडिमा। जैसे ट्रोमा होने के कारण, कोई चोट लगने के कारण, कोई इन्फेक्शन होने के कारण, कोई सर्जरी के कारण किसी लोकल जगह पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना इंटरस्टिशियल स्पेस में कहलाता है लोकलाइज्ड एडिमा। और जनरलाइज्ड एडिमा का मतलब पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाना। पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो होता है जनरलाइज्ड एडिमा। देन इसको कहा जाता है एनासार्का। क्या कहा जाता है? एनासार्का के नाम से इसको जाना जाता है। जनरलाइज्ड एडिमा इज ऑल्सो नोन एज एनासार्का। और ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि रीनल फेलियर, कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर या लीवर फेलियर। रीनल फेलियर, कार्डियक फेलियर, लीवर फेलियर, इन कंडीशन के अंदर जनरलाइज्ड एडिमा या एनासार्का अपने को देखने को मिलता है। तो ये कुछ अबनॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के कारण होता है थर्ड स्पेस शिफ्टिंग या एडिमा, जो जनरल कंडीशन नहीं होती, जबकि एक डिजीज नहीं है बल्कि एक साइन होता है डिजीज का, जो किसी ना किसी डिजीज को इंडिकेट करती है या अबनॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी को इंडिकेट करती है। तो इस तरह से ये अपने नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके बाद इस फ्लूइड को मेंटेन करने की बात करूं, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो डिटेल से यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। एक अपनी करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ी होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसे तो बनाया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, या इसको अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है? सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बढ़ा के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा ऑर्गन होता है अपन पढ़ते हैं किडनी। किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है मेडुला पार्ट से, एल्डोस्टेरोन।
ये भी क्या करता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड सुप्रारीनल ग्लैंड, या मैं कह सकता हूँ एडीएच, वेसोप्रेसिन या एंटी डायबिटिक हार्मोन व एल्डोस्टेरोन, इन दोनों हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से ये था अपने जनरल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या मैकेनिज्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में।